हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात द्विवेदी आज आपको 12th क्लास केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है विलयन, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं, उसको शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा को जानेंगे क्या होती है। तो चलिए देखते हैं विलयन की परिभाषा के बारे में क्या लिखा हुआ है। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दोस्तों, विलयन में क्या होना चाहिए? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक पात्र है और इसमें कोई विलयन भरा हुआ है। तो इसमें क्या है? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विलयन में दो ही पदार्थ होते हैं। विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत केवल दो पदार्थों से बने विलयन को ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा को समझें तो क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या हो जाएगी छात्रों? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब जब बात विलयन की हुई तो विलयन के घटक की भी बात करेंगे। विलयन के घटक मतलब कंपोनेंट्स, मतलब विलयन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो विलयन में दो घटक होते हैं। एक घटक है विलेय और दूसरा घटक है विलायक। ठीक है, क्या है? एक घटक विलेय है और दूसरा घटक है विलायक। तो अब यहाँ पर यदि हम विलयन की परिभाषा को समझें तो एक और परिभाषा निकल के आ जाएगी। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या? विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। छात्रों, एक बात और समझने लायक है यहाँ पर। क्या? विलयन समांगी होना चाहिए, मतलब हमें विलेय और विलायक समझ में नहीं आना चाहिए। हमें केवल ऐसा लगे विलयन में कि ये एक ही पदार्थ है, तभी वो विलयन होगा। अब जब विलेय और विलायक की बात करी हमने, तो अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे विलेय। छात्रों, विलेय क्या होता है, इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, क्या लिखा हुआ है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है विलेय की, कि कोई विलयन है, ठीक है, और उसमें जो पदार्थ कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने देखा है 20% एथेनॉल विलयन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर 100 ml विलयन है, ठीक है, तो 100 ml में 20 ml हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, 20 ml हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल। ठीक है, और 80 ml हो जाएगा जल। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा अगर इसी की हम देखें तो हो जाएगी विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम हो उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम हो या जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। इसके बाद विलायक को समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों, विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और अब हम विलायक को समझने का प्रयास करें तो विलायक क्या होता है, आगे आएंगे। विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा हो, या ये कह सकते हैं विलयन में जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, अब विलायक कैसा समझ में आता है?
दोस्तों जो विलायक होता है उसकी जो अवस्था होती है वो विलयन जैसी होती है, मतलब विलायक देखने में विलयन जैसा ही होता है। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल, डेली प्रयोग वाला एग्जाम्पल, डेली यूज़ वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम, चीनी और पानी का विलयन। ठीक है, चीनी और पानी की विलयन को अगर हम समझेंगे तो सबको पता है चीनी और पानी की विलयन में जो चीनी की मात्रा होती है वो कम होती है और पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा, और जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा और जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। ठीक है, तो चीनी और पानी के जो विलयन का उदाहरण है, विलेय और विलायक को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब बढ़ेंगे तो विलयन के प्रकार की बात करेंगे, मतलब विलयन होते कितने प्रकार हैं। छात्रों, विलयन के प्रकार को समझने के लिए हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो पहले नंबर पे सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और अगला आएगा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब जो सांद्रता के आधार पर विलयन है उसको यदि हम समझेंगे तो फर्स्ट नंबर में है तनु विलयन। ठीक है, और सेकेंड नंबर में है सांद्र विलयन। छात्रों, तनु और सांद्र विलयन को समझने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम तनु विलयन की परिभाषा दें, अगर हम तनु विलयन की परिभाषा दें तो इसमें हो जाएगा विलेय की मात्रा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलेय की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो विलयन क्या होगा? तनु होगा। अब जब स्वाभाविक है विलेय की मात्रा कम होगी तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके बाद सांद्र विलयन। अब सांद्र की अगर हम बात करें तो सांद्र को समझने के लिए विलायक की मात्रा जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तनु विलयन में किसकी मात्रा कम होती है? विलेय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा कम होती है। मतलब विलेय ज़्यादा होता है और विलायक कम होता है, और तनु विलयन में विलेय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है। या ये भी बोल सकते हैं कि तनु विलयन में जो विलेय की सांद्रता होती है वो कम होती है, और सांद्र विलयन में जो विलेय की सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, वो ज़्यादा होती है सांद्र विलयन में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सभी को पता है कि भौतिक अवस्था कितनी प्रकार की होती हैं। तो पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, और तीसरी है गैस। ठीक है, ये भौतिक अवस्थाएं हैं। तो अब जब इसके आधार पर यदि हम विलयन बनाएंगे तो 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, और जब तीनों को आपस में हम देखेंगे विलयन बनाते हुए तो इससे 9 प्रकार के विलयन निकल के आते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, और गैस का द्रव में विलयन। तो इस तरीके से 9 प्रकार के विलयन निकल के आते हैं। अब हम इनके उदाहरण भी देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, लिखा हुआ है पहले नंबर में ठोस का ठोस के साथ में विलयन, मतलब विलेय भी ठोस होना चाहिए और विलायक भी ठोस होना चाहिए। अगर हम ठोस का ठोस में विलयन देखेंगे तो विलेय और विलायक दोनों किस अवस्था में होने चाहिए?
ठोस अवस्था में होने चाहिए। छात्रों किस अवस्था में होने चाहिए? ठोस अवस्था में होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये ठोस का ठोस के साथ में विलयन है। तो देखें इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है ठोस का ठोस के साथ में पीतल। पीतल का मतलब कह सकते हो मिश्र धातुएं। जो मिश्र धातुएं होती हैं तो वो ठोस का ठोस के साथ में उदाहरण होती हैं। तो पीतल किसका किसका होता है? तांबा और जिंक का जो विलयन होता है वो पीतल कहलाता है और दोनों ठोस होती हैं। अगला हम अगर समझने का प्रयास करें तो अगला है ठोस का द्रव में विलयन। तो अब इसमें क्या है? ठोस का द्रव में विलयन मतलब जो विलेय है वो ठोस होना चाहिए और विलायक है वो द्रव होना चाहिए। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो नमक का जल में विलयन। इसी तरीके से अगर हम ठोस का गैस में विलयन देखेंगे तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, कपूर के बारे में अगर हम जानेंगे तो ऊर्ध्वपातन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कपूर। चौथे नंबर में अगर हम देखें तो चौथे नंबर में है द्रव का ठोस के साथ में विलयन। तो विलेय द्रव होना चाहिए, विलायक ठोस होना चाहिए। तो पारा का सोडियम के साथ विलयन। इसके बाद आगे देखेंगे द्रव का द्रव के साथ में, तो स्वाभाविक है नींबू के रस का जल में विलयन। द्रव का गैस के साथ में तो क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन। क्लोरोफार्म द्रव होता है और नाइट्रोजन गैस गैस होती है। गैस का ठोस में तो हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम धातु है, तो ये ठोस में विलयन हो जाएगा। गैस का द्रव में विलयन, तो गैस का द्रव में विलयन मतलब द्रव जल हो जाएगा और गैस ऑक्सीजन हो जाएगी। गैस का गैस में विलयन तो गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में अगर हम देखेंगे तो सभी गैसें होती हैं, आपस में रहती हैं और हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अलग अलग गैसें हमें मतलब नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो ये एक विलयन ही होता है। दोस्तों अब आगे अगर हम बात करें विलयन के उदाहरण के बाद संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? दोस्तों जैसे कोई विलयन है, ठीक है, तो अगर हम संतृप्त विलयन को समझें, कोई विलयन है और अब पता है कि विलयन है तो उसमें विलेय और विलायक होगा। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय ना घोला जा सके, मतलब अगर विलयन को हमें संतृप्त करना है तो एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए विलेय की, उससे ज़्यादा मात्रा में जो विलेय है वो नहीं घुले, तभी वो विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। समझने के लिए अगर हम इसको उदाहरण से देखें, जल और चीनी के उदाहरण से विलयन से देखेंगे, तो जल में अगर हम चीनी मिला रहे हैं, विलयन को संतृप्त करना है तो इसकी एक हमें निश्चित मात्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा विलयन संतृप्त हो जाए। और अगर कम मात्रा हुई तो विलयन वो संतृप्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संतृप्त विलयन में ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय ना घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर अति संतृप्त विलयन की बात करें तो अति संतृप्त विलयन को समझने के लिए इसकी परिभाषा को देखेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय उपस्थित हो। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय उपस्थित हो, मतलब विलयन को संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा विलेय की होगी, ठीक है, संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा होगी उससे भी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, संतृप्त करने के लिए जितनी मात्रा होगी उससे भी ज़्यादा मात्रा में यदि विलेय उपस्थित है विलयन में, तो उस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। तो आज इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही
आपसे फिर नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे इसी के आगे से पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।